Hello students, welcome everyone. So today we are going to start with the second part of magnetic effects of electric current. इसके previous part में हम लोगों ने दो तीन concepts सीखे थे. First of all about what is magnetism. Then we also understood about the magnetic field and the magnetic field line properties. आज जो हमारा जो बेसिक फोकस रहेगा वो रहेगा दी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स. ओके, बट उसको शुरू करने से पहले हमारा जो बेसिक जो क्राइटेरिया है कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये आया कहाँ से, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. तो इन द बिगिनिंग एज आई सेड दिस एंटायर चैप्टर और व्हाट वी से दिस एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट वाज एन एक्सीडेंट. ओके, सो ऑरेस्टेड करके एक साइंटिस्ट था. सो अराउंड 1820s की बात है ये. उस समय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को डिस्कवर किया गया. कैसे किया गया? एक्चुअली ऑरेस्टेड अपने लैब में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था करंट को लेकर. सो उस समय करंट का इन्वेंशन हो चुका था एंड दे वर हैविंग सम प्रीटी गुड अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस देयर एंड एक्सपेरिमेंट्स रनिंग ऑन देयर. सो जिस रूम में ऑरेस्टेड अपना करंट का एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस रूम में एक टेबल के ऊपर, जिस टेबल के ऊपर वो इलेक्ट्रिकल अपरेटस रखा हुआ था, उसी टेबल के ऊपर एक मैग्नेटिक कंपस रखा हुआ था. मैग्नेटिक कंपस, यू नो, द वन विच शोज द डायरेक्शन, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस भी किया था. ओके, सो जो मैग्नेटिक कंपस है, एकदम से उसकी नज़र पड़ी और ऑरेस्टेड की नज़र पड़ी, तो मैग्नेटिक कंपस क्या कर रहे हैं? डिफ्लेक्ट कर रहे हैं. मतलब उसके नीडल्स क्या कर रहे थे? मूव कर रहे थे. तो पहले तो भाई साहब को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक कंपस इटसेल्फ इज़ अ मैग्नेट, है ना. तो अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब आसपास कोई दूसरा एक मैग्नेटिक फील्ड हो रहा होगा या आसपास कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ होगा. तो ऑरेस्टेड ने पूरा लैब छान मार लिया, पूरा लैब को सर्च कर लिया. देयर वाज नो मैग्नेटिक मटेरियल नियर टू दैट मैग्नेटिक कंपस. ओके, फिर उसकी ध्यान एकदम से उस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ एक इलेक्ट्रिकल अपरेटस के ऊपर पड़ा. ओके, जैसे उसने रैंडम, जैसे हिट एंड ट्रायल बोलते हैं ना, उसने रैंडम क्या किया, उसने जाके उस इलेक्ट्रिकल अपरेटस को ऑफ़ किया. जैसे इलेक्ट्रिकल अपरेटस को ऑफ़ किया, डिफ्लेक्शन यानी कि जो मैग्नेटिक कंपस का जो डिफ्लेक्शन है वो भी बंद हो गया. फिर भाई साहब ने फिर ऑन किया तो मैग्नेटिक कंपस फिर डिफ्लेक्ट करने लग गया. तो मैग्नेटिक कंपस को अब उसको थोड़ा सा आइडिया आ चुका था कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? साइड में रखा हुआ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की वजह से हो रहा है. तो बार बार ऑन और ऑफ करता रहा और बार बार उसने डिफ्लेक्शंस को नोट किया, डिफ्लेक्शंस को बंद होते हुए देखा. इससे उसने ये कंक्लूड किया. नाउ दिस हियर इज़ द कैच. ओके, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच है. उसने ये कंक्लूड किया कि अगर मैग्नेटिक कंपस हिल रहा है, यानी कि उस मैग्नेटिक कंपस के आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा. पूरे लैब में सर्च कर लिया, कोई भी दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं था सिवाय एक चीज़ के. वो कौन था? इलेक्ट्रिकल अपरेटस के. तो उसने ये कंक्लूड किया कि जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल अपरेटस को ऑन करता है तो मैग्नेटिक कंपस डिफ्लेक्ट हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिकल अपरेटस यानी कि वो इलेक्ट्रिकल वायर जो भी था, इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो साइड में रखा हुआ मैग्नेटिक कंपस क्या हो रहा था? डिफ्लेक्ट हो रहा था. अब उसको मैंने कट शॉर्ट करके ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना. अ वायर कैरिंग अ करंट was able to deflect a compass needle or a tiny magnet, what we call compass needle, मतलब वही आपका मैग्नेटिक कंपस, नॉर्थ एंड साउथ पोल वाला. ओके, और दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने क्या देखा? अ कंपस नीडल कैन ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय यूजिंग अ अदर मैग्नेटिक फील्ड. हाँ या नहीं? कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड आसपास है तभी वो डिफ्लेक्ट करेगा. ओके, और पूरे रूम में और कोई मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल था नहीं सिवाय इलेक्ट्रिकल अपैरेटस के. तो उसने ये कंक्लूड किया, सिंस द करंट कैरिंग वायर वॉज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपस, it was concluded that the current flowing in a wire creates a magnetic field around it. यानी कि उसने यहाँ से ये काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, काफ़ी ऑब्जर्वेशन के बाद उसने ये कंक्लूड किया कि जहाँ से भी करंट जा रहा था वो अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रिकल वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा था? एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, जो कि पास में रखा हुआ मैग्नेटिक कंपस को क्या कर रहा था? वो डिफ्लेक्ट करवा रहा था. सो ये एक ह्यूमन रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन था जो कि एक्सीडेंटली हुआ. बिकॉज आप अगर उठा के देखोगे भैया, आज के टाइम पे देयर इज़ नो मशीन्स विच इज़ नॉट हैविंग अ मैग्नेट. कोई भी उठा के देख लो, फ्रिज उठा के देख लो, रेडियो आई मीन स्पीकर्स उठा के देख लो, कंप्यूटर्स उठा के देख लो, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जो भी डिवाइसेस देख लो, उसमें मैग्नेट का एक बहुत बड़ा रोल है, इज़न्ट इट? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट
का इन्वेंशन एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन था ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, राइट। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो कंक्लूजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। एक और बार मैं बता रहा हूँ, उसने क्या ऑब्जर्व किया था, अ वायर कैरिंग अ करंट वॉज एबल टू डिफ्लेक्ट अ मैग्नेटिक कंपस। ठीक है जी। मैग्नेटिक कंपस यानी कि जो कंपस नीडल है कैन ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय अनदर मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो उसने ये कंक्लूड किया, द करंट कैरिंग वायर विच वॉज एबल टू डिफ्लेक्ट कंपस, इट वॉज कंक्लूडेड दैट द करंट फ्लोइंग इन द वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो यहाँ से सीधा सीधा हमें यही पता चलता है कि जहाँ से भी करंट जा रहा है, चाहे वो वायर हो, चाहे वो कंडक्टर हो, जो मर्जी हो, जहाँ से भी करंट जा रहा है वो अपने आसपास एक क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो जब जब करंट पास करेगा तब तब वो मैग्नेटिज्म शो करेगा। सो अल्टीमेटली दैट इज़ व्हाट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट गिव राइज टू मैकेनिकल फोर्सेस। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ओके, ये तो समझ में आ गया कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है। अब करंट की वजह से मैकेनिकल फोर्सेस कैसे आ रहा है, मतलब आपने ध्यान से देखा होगा जब मैं आपको बता रहा था कि मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। डिफ्लेक्ट मतलब मूव करना, और मूव मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैकेनिकल फोर्स होता है। तो यानी कि करंट मैग्नेटिज्म के साथ साथ उसमें क्या क्रिएट करता है, एक मैकेनिकल फोर्स भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से जो भी ऑब्जेक्ट फ्री टू मूव है वो मूव करेगा, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट को आगे जाके हमने प्रिंसिपल ऑफ मोटर में कन्वर्ट किया था कि जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में करंट प्रोड्यूस करते हो तो एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होता है। उस मैकेनिकल फोर्स की वजह से आप चीज़ों को रोटेट करा सकते हो या फिर मूव करा सकते हो। तो वो हम आने वाले क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो अभी बेसिकली आपको दो चीज़ें समझना है कि इलेक्ट्रिसिटी से एक तो मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है और मैग्नेटिज्म के साथ साथ मैकेनिकल फोर्स भी क्रिएट हो रहा है, ओके। अब ज़रा एक इस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट शो किया है। इसमें क्या है, आपने देखा होगा जो पहला कंटेंट है, यानी कि जो पहला केस है उसमें स्विच ऑन नहीं है, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक कंपास है, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, ओके, जस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो अलाइंड है अपने आप। सेकंड में आता है तो आप देख रहे हो कि जैसे मैंने स्विच ऑन किया, ओके, जैसे ही स्विच ऑन किया करंट फ्लो किया। करंट फ्लो करना मतलब वायर में करंट फ्लो किया, यानी कि ये वायर अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है अपने आसपास। अब देखो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है इसके आसपास, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन शो होना शुरू हो जाता है, यानी कि आपका मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस की वजह से डिफ्लेक्शन शो करता है, राइट। अब थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में देखिए ज़रा, थर्ड केस में अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने किस चीज़ को रिवर्स कर दिया है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दिया है। पहले डायरेक्शन ऑफ करंट वाज लाइक दिस, नाउ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ लाइक दिस। तो जैसी करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, डजेंट मैटर, इलेक्ट्रिसिटी तब भी किसको क्रिएट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक कंपास वापस से डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अलग डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करता है। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन था। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था भैया, कि डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल बाय अ करंट कैरिंग वायर शोज दैट इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, जो कि हमने देख लिया, ओके। अब हमेशा मैं ना ये वाला वर्ड यूज़ करूँगा, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, बिकॉज करंट की वजह से ये क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। सो एवरी टाइम आई विल बी सेइंग दिस वर्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर और वायर। ये था पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है, बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल टेक प्लेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। यही हमने देखा कि इस वाले केस में आपका डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास अलग डायरेक्शन में है और इस वाले केस में डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में, जस्ट बिकॉज आपने किसको रिवर्स किया है, डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया है। सो अल्टीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो गेट्स reversed. So this is a very important thing, that if you change the direction of current you also change the direction of deflection, यानी कि मैकेनिकल फोर्स का डायरेक्शन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ओके। इस दोनों चीज़ों को अच्छे से स्टडी करिएगा, जस्ट रिवाइंड इट एंड स्टडी दैट वेल, बिकॉज ये आपका एक एक्सपेरिमेंटेशन पूछा जा सकता है 5 मार्कर में कि और स्टूडेंट ने इसको कैसे कवर अप किया और क्या ऑब्जर्व किया, ओके। अब हम आगे चलते हैं। अब हम करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न क्या होता है। अभी आपने देखा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये आपका एक बार मैग्नेट है समझ लो। तो जब मैंने बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बनाने की कोशिश की थी एक मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करके, तो हमने ये देखा कि वो ओरिजिनेट नॉर्थ में हो रहा था,
नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रहा था, एंड कहाँ पर हो रहा था, साउथ में हो रहा था। तो ये मेरे को ऐसा एक पैटर्न मिला, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका पैटर्न ये हो, क्योंकि हमने हज़ारों काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करके हम लोग इस कंक्लूजन में आए हैं कि जो पैटर्न होता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप पे भी डिपेंड करता है, राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होता है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर के शेप पे डिपेंड करता है। तो बेस्ड ऑन दैट हमारे पास दो शेप्स आए हैं, एक है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर और एक है सर्कुलर लूप कैरिंग करंट। तो इन दोनों को अच्छे से स्टडी करते हैं वन बाय वन। ओके, सो सबसे पहले मैंने क्या लिया, देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है। कैन यू सी दैट कार्डबोर्ड? यस, ओके। कार्डबोर्ड लिया और उसके बीचों बीच मैंने छेद कर दिया, और उस छेद से मैं क्या लेके जा रहा हूँ, मैं एक वायर को लेके जा रहा हूँ। अभी देखोगे तो यहाँ पे अभी स्विच ऑन नहीं है, ओके, अभी मैंने स्विच नहीं किया। और इस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं किसको स्प्रिंकल कर रहा हूँ, एक आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर रहा हूँ, बिकॉज आयरन फिलिंग्स विल टेल मी द वे द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अरेंज्ड। आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने बार मैग्नेट के लिए भी यही किया था, ठीक है। सो मैंने इसके ऊपर क्या रख दिया, इसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को मैंने स्प्रिंकल कर दिया, फेयर इनफ। अब जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया, अब इस वाले डायग्राम में देखिए, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन किया, इस करंट इस वायर से करंट जाएगा, और जैसे ही वायर से करंट जाएगा वो क्या क्रिएट करता है, अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है वो वायर, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो आयरन फिलिंग्स है वो अपने आप अलाइन हो जाते हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न में। और अगर आप ध्यान से देखो वो पैटर्न क्या है, वो पैटर्न है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। सो इफ़ यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हियर व्हाट इज़ हैपनिंग, जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, इस वायर में करंट आया और वायर के आसपास क्या क्रिएट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो स्प्रिंकल्ड आयरन फिलिंग्स थे वो अपने आप को एक पैटर्न में अरेंज करते हैं, और वो पैटर्न अगर आप देखोगे तो ये पैटर्न बना रहा है, ओके, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड अ स्ट्रेट current carrying conductor. See again, every time I'm using the word current carrying conductor, लेकिन कैसा, straight current carrying conductor are concentric circles whose center lies on the wire. अगर आप ध्यान से देखोगे सेंटर वायर पे लाई कर रहा है इसका, ओके। सो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, राइट। और और हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो नेचर क्या है, दे आर सर्कुलर इन नेचर। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हुआ है, इस केस में जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ करंट। इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा करंट दोगे, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, जितना ज़्यादा करंट आएगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्रिएट होगा, ओके। एंड दूसरी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। मतलब लेट्स सपोज देयर इज़ अ पॉइंट हेयर एंड देयर इज़ अ पॉइंट हेयर, so let's suppose this is point A and this is point B. So point A will have more magnetic force experience rather than point B. यानी कि जितना ज़्यादा आप क्लोज रहोगे वायर के उतना ही ज़्यादा आपको मैग्नीट्यूड मिलेगा, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलेगा। दैट इज़ वॉट दिस लाइन स्टेट्स। सो एवरी टाइम, सबसे पहली बात, जब भी आप पैटर्न वाले क्वेश्चंस करोगे, पहला तो आपने डायग्राम दे दिया, ये वाला डायग्राम देंगे, ये तो मैंने ये वाला और ये वाला तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए दे रखा है, बेसिक डायग्राम तो ये वाला है, ये डायग्राम बनाया, उसके बाद ऑब्जर्वेशन दिया, उसके बाद आप ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेचर क्या है, उसके बाद ये बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यानी कि मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ा सकते हो। दो फैक्टर है यहाँ पे, एक वैल्यू ऑफ करंट को बढ़ा दो, या दूसरा उस पॉइंट को किसके पास रखो, मैग्नेटिक फील्ड के पास रखो। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, दैट इज़ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप डायरेक्शन को कैसे निकालें, नाउ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे डायरेक्शन इज़ गिवन बाय अ कॉन्सेप्ट विच इज़ नोन एज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, okay. What I am discussing, direction of magnetic field produced by a straight current carrying conductor is given by which rule, Maxwell right hand thumb rule. Maxwell right hand thumb rule क्या कहता है, you have to place that current carrying wire on in your right hand, you know, ये जो ब्राउन कलर का जो आयर है ये आपका बेसिकली वायर है, करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको आप राइट हैंड में प्लेस करेंगे जैसे बता रखा है, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखोगे जो आपका जो थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है और आपके फिंगर्स एंड सर्कल इस डायरेक्शन में हो रहा है ना।
सो जिस डायरेक्शन में आपका थंब पॉइंट कर रहा है वो आपका बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, और जिस डायरेक्शन में आपका फिंगर्स एनसर्कल हो रहा है उस वायर को, फिंगर्स एनसर्कल मतलब जैसे मैं जब एक वायर को पकड़ता हूँ तो मैं अपने फिंगर्स को एनसर्कल कर रहा हूँ ना, तो उस एनसर्कलिंग डायरेक्शन में मेरे को क्या मिल जाता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिल जाता है। ये था एक केस। दूसरे केस में क्या हो रहा है, मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे को जा रहा है, तो वही हैंड वही रहेगा, मेरा राइट हैंड रहेगा। अब डायरेक्शन ऑफ थंब मेरे को नीचे पॉइंट आउट करा है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट नीचे जा रहा है, और जिस डायरेक्शन में फिंगर्स एनसर्कल हो रही है वो गिव्स मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हालांकि इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू प्लेस, इमेजिन, एक्चुअली असली में जिसने भी एक्सपेरिमेंट किया था उसने करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड में नहीं प्लेस किया था, मतलब इट इज़ लाइक यू हैव टू इमेजिन दैट, ओके, दिस इज़ एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इमेजिन, असली में मत कर देना भैया। सो दिस इज इमेजिन, ओके। So imagine that we are holding a current carrying conductor, which conductor straight wire, on your right hand, such that the direction in which thumb points gives the direction of current, and the direction in which fingers encircle the wire gives the direction of magnetic field. Encircle मतलब जब आप उस वायर को पकड़ रहे हो तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में encircle हो रही हैं, ओके, राइट, पकड़ने का जो तरीका है, जिस डायरेक्शन में encircle हो रहे हैं, that gives the direction of magnetic field there. ओके, सो दैट इज़ द लॉजिक, और एग्जैक्टली सेम लॉजिक मैक्सवेल ने बनाया है एक दूसरे नाम से। मैक्सवेल बहुत ही वेला आदमी था, उसको मतलब एक रूल से काम नहीं चल रहा था, उसने एक और रूल बना दिया। हालांकि उस रूल का नाम है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखा रखा है, ये एक्चुअली वो जो वाइन बॉटल और बियर बॉटल होता है ना, बियर बॉटल तो नहीं, वाइन बॉटल्स, तो उसके जो कॉर्क है उसको ओपन करने के लिए, तो ये जो पॉइंटेड एज है, मान लो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो जिस डायरेक्शन में आप घुमाते हो उस आई मीन उसके हैंडल को, लाइक दिस, सो इसको जिस डायरेक्शन में घुमाते हो दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी दे रखी है। तो अगर करंट डाउनवर्ड्स है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्लॉकवाइज, और अगर करंट अपवर्ड्स है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो इट इज़ अ वाइस वर्सा सिचुएशन, गॉट इट। So whenever it comes to current carrying straight conductor, always keep in mind, सबसे पहले तो आपने डायग्राम दिया, ओके, डायग्राम देने के बाद आपने ऑब्जर्वेशन दिया। ऑब्जर्वेशन क्या था कि अगर आप एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर लेते हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो पैटर्न होता है वो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर वायर के ऊपर होता है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपने बता दिया सर्कुलर नेचर में। देन उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, वैल्यू ऑफ करंट, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, और दूसरा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि वायर के जितना पास होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो स्ट्रेंथ पता लग गया। अब तीसरा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मुझे पता करना है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का, सो आई नीड टू फॉलो द रूल विच इज नोन एज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हम इमेजिन करते हैं कि वी आर होल्डिंग अ करंट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन योर राइट हैंड such that the direction of thumb represents the direction of current, and the direction in which fingers encircle the wire, okay, gives the direction of magnetic field. And same has been applied for corkscrew rule, जिसमें आपका पॉइंटेड एज जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करता है, और जिस डायरेक्शन में हम उसको घुमाते हैं, उस कॉर्क को घुमाते हैं, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. So that's a complete information about the magnetic field line pattern due to a straight current carrying conductor. So guys, these are like exact 5 marker question, एक complete question बनता है। डेफिनेट सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ओके, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले अगेन मैंने वही एक एग्जांपल दिखा रखा है यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, उसके जगह पे उसके बोर्ड में सरफेस में मैंने 2 होल्स किए हैं, एंड उन 2 होल्स में से मैं वायर को इस तरीके से निकालता हूँ दैट इट अपीयर्स टू बी अ सर्कुलर लूप। ओके, इस वाले केस में देखो, सेकेंड वाले केस में अभी मैंने स्विच ऑन नहीं किया है, यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और यहाँ पे मैंने किसको स्प्रिंकल कर दिया, अगेन आयरन फिलिंग्स को मैंने क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया। आयरन फिलिंग्स को जैसे ही मैं स्प्रिंकल कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यानी कि थर्ड स्टेप में जैसे ही मैं करंट
को ऑन किया, जैसे करंट को मैंने अप्लाई किया, you see that the direction of current is clockwise here. Can you see that? Yes. So the direction of current is clockwise. So what I observe is near to the wire the magnetic field lines are circular, लेकिन वो वायर जैसे जैसे दूर जा रहा है वो सीधा होता जा रहा है. दैट इज़ बिकॉज जैसे आप देखते हो सर्कल, इट्स लाइक दिस, यू नो. सो जैसे सेंटर से दूर जाते जाओगे वो आपका सर्कुलर लाइन स्ट्रेट होता जाएगा. सिमिलरली लेफ्ट राइट साइड से भी वही इनिशियली कर्व्ड होता है, ओके, लेकिन जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ जा रहा है वो इट बिकम्स स्ट्रेट. तो एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो इनिशियली द लाइन्स आर कर्वी बट लेटर ऑन आगे जाके लाइन्स आपका सीधा बन रहा है. यहाँ से भी इनिशियली द लाइन्स आर कर्वी, लेटर ऑन आगे जाके सीधा बन रहा है. एंड सर्कुलर लूप के अंदर अगर हम डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड का, ऑल द लाइन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, ओके. और सर्कुलर लूप के बाहर यानी कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखो तो दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इट्स क्वाइट ऑब्वियस बात है, अगर सर्कल आप बनाओगे तो दोनों फेजेस अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. तो बस हमें ध्यान क्या रखना है कि सर्कुलर लूप के अंदर यानी कि यहाँ पर, ओके, यहाँ पर सारे के सारे आपके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है दे आर ऑल मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. और सबसे ज़्यादा क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी कहाँ पर हो रही है? सेंटर की तरफ हो रही है. इसका मतलब अगर मैं एक सर्कुलर लूप लेता हूँ तो कहने का मतलब है इस रीजन में मेरे को सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा. क्यों भैया? क्योंकि यहाँ से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और यहाँ से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे कहाँ मिल रहा है? बीच में मिल रहा है. सो जहाँ पे ओवर क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा. यही हमने लास्ट क्लास में सीखा था, द मोर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस द मोर विल बी द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ. तो सर्कुलर लूप लेने का बेस्ट पार्ट यही है कि उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ना बाहर नहीं होता, एग्जैक्टली कहाँ पर होता है? सर्कुलर लूप के बिल्कुल बीचों बीच होता है. आपसे रीज़न पूछेंगे कि ऐसा क्यों? बिकॉज देयर इज़ मैक्सिमम ओवर क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट द सेंटर. अब सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सर्कुलर नियर टू द सर्कुलर लूप, जो कि मुझे दिख रहा है. As we move away, the circle become bigger. Due to this, at the center, the magnetic field lines are straight. यही मैंने आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करके दिखाया कि initially, see this in this diagram, initially वो curved होता है, लेकिन जैसे जैसे circle bigger होता जाता है वो it becomes straight. So आपका observation क्या होगा? The magnetic field lines are circular near to the current carrying loop, circular loop, but as we move away the circle becomes bigger. Due to this, at the center the magnetic field lines are straight. अब क्योंकि अब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करा रहा हूँ इस चीज़ को, अब क्योंकि at the center the magnetic field lines are straight and all are in the same direction और maximum overcrowding भी यहाँ पर है. तो इस पॉइंट पे due to this the magnetic strength is maximum at the center. Now this point is very important. सेंटर की तरफ अगर आप एक जैसे फॉर एग्जांपल एक कड़ा लेते हो, कड़ा का जो सेंटर होगा, ओके, यानी कि सर्कुलर लूप का जो सेंटर होगा उस जगह पे आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलेगा. रीज़न बीइंग सबसे ज़्यादा ओवर क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रहा है. लेफ्ट से आने वाली लाइंस और राइट से आने वाले लाइंस दोनों ओवर क्राउड हो रहे हैं बीच की तरफ. तो मैक्सिमम ओवर क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है. एंड एट द सेम टाइम ऑल द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन. The magnetic field lines are straight and are in the same direction. That is why the strength is maximum at the center. Okay. Then अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को देखता हूँ, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एक चीज़ तो पता लग गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा? सेंटर की तरफ मिलेगा. बट इसके अलावा अगर मैं वैल्यू ऑफ करंट को बढ़ा दूँ तो स्ट्रेंथ में मैग्नेटिज्म और ज़्यादा बढ़ जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग, the strength of magnetic field produced by a current carrying loop, it is directly proportional to the value of current. तो हर तरफ एक चीज़ तो पॉसिबल है कि अगर आप वैल्यू ऑफ करंट को बढ़ाते रहोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी बढ़ता रहेगा, क्वाइट नेचुरल. दूसरा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप. ये हमने ऊपर सीख लिया था कि पॉइंट से जितना दूर जाओगे, सेंटर पॉइंट से जितना दूर जाओगे उतना मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगा. सो यू हैव टू स्टे नियर टू द लूप और नियर टू द वायर. ओके. तीसरा, अब यहाँ पे फर्स्ट केस देखो, ये एक लूप है तो ये जो ग्रीन एरिया बता रखा है, ग्रीन एरिया में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है. रीज़न बीइंग वहाँ पे ओवर क्राउडिंग ऑफ लाइन ज़्यादा है.
और ये आपका सर्कुलर लूप है। अब मैं क्या करता हूँ, उस एक लूप के साथ एक और लूप मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, एक सर्कुलर लूप के साथ एक और लूप को लेकर आता हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एट द सेंटर इंक्रीजेस। क्यों भैया? क्योंकि फर्स्ट लूप का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी सेंटर में, सेकेंड लूप का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी सेंटर में है, तो दोनों ऐड ऑन हो गए और ये दोनों को पास पास रखा है मैंने। थर्ड केस में देखिए यहाँ पर, यहाँ देखो क्या हो रहा है, देर इज़ फर्स्ट लूप, देर इज़ सेकेंड लूप, देर इज़ थर्ड सर्कुलर लूप एंड देर इज़ फोर्थ सर्कुलर लूप। तीनों को मैंने चारों को मैंने पास पास में रखा है। तो आप देख रहे हो कि ग्रीन रीजन जो है वो आपका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वो कर रहा है, शो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं n नंबर ऑफ सर्कुलर लूप्स ले लूँ तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कितना टाइम बढ़ जाएगा, n टाइम्स बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, सर्कुलर लूप्स को अलग अलग ले रहा था। ओके, अब इस बॉक्स के अंदर आइए, अगर मैं एक वायर ले लूँ, एक लंबा सा वायर ले लूँ और उसको मैं ऐसे स्प्रिंग की तरह बनाना शुरू कर दूँ, जैसे मैंने ये बना लिया, ये एक टर्न हो गया, ये दूसरा टर्न हो गया, ये तीसरा टर्न हो गया। ओके, सो 3 टर्न्स में मेरे को ये एक सर्कुलर लूप मिला, ये दूसरा सर्कुलर लूप मिला, ये तीसरा सर्कुलर लूप मिला, हाँ या नहीं? ऐसे करते करते अगर मैं नंबर ऑफ़ टर्न्स बढ़ाते जाऊँगा तो मेरा क्या बढ़ता जाएगा, मेरा सर्कुलर लूप भी बढ़ता जाएगा, है ना? तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि आपको लूप्स अलग अलग रखना ही पड़ रहा। एक लंबा वायर लिया और उसको स्प्रिंग की तरह लेकर आ गया, एवरी टर्न इन द स्प्रिंग विल रिप्रेजेंट वन सर्कुलर लूप। आई एम रिपीटिंग अगेन, एवरी टर्न इन द स्प्रिंग। ओके, जैसे ये एक टर्न है, ये एक टर्न, एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, समझ गए बात? तो अगर मैं ये वाला सिचुएशन लेकर आऊँ, इसका मतलब क्या है, इफ़ आई इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो गोइंग टू increase. So that means the third point I can make out that it is the magnetic strength is directly proportional to the number of turns in the coil. Okay, and इसका लॉजिक क्या है भैया? इसका लॉजिक ये है कि एट एवरी टर्न द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ गेट्स एडेड अप, और वो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कहाँ पे बढ़ रहा है, सेंटर की तरफ बढ़ रहा है। ओके, और इसी चीज़ के अंडरस्टैंडिंग की वजह से हमने आगे जाकर एक चीज़ ढूंढा होता है जिसका नाम है सोलोनॉइड। ओके, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे सोलोनॉइड क्या होता है, right? So every time, every loop is creating magnetic strength at the center. Okay, so center में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, एंड हर एक टर्न पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। तो आप ये मान के चल सकते हो कि इफ़ देर आर n नंबर ऑफ टर्न्स द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज गोइंग टू बी n नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, राइट। सो फाइनली द डायरेक्शन ऑफ magnetic field. The direction of magnetic field in a current carrying circular loop is calculated by clock phase rule. Clock phase rule का मतलब क्या है? अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉकवाइज है तो जो फेज़ आपको दिख रहा है वो आपको साउथ पोल रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये आपका एक सर्कुलर लूप है एंड द करंट इज़ फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जो फेज़ आपको दिख रहा है इट इज़ शोइंग नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। इसको सिंप्लीफाई मैं कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉइन है। ओके, कॉइन के दो फेज़ होता है, एक में जिसमें डिजिट लिखा होता है और एक में जिसमें आपका सिंपली सेइंग दैट हेड और टेल। ओके, तो अगर मैं हेड की तरफ से देख रहा हूँ और हेड की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि करंट इज़ फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो जो हेड वाला जो फेस है इट इज़ पॉइंटिंग साउथ पोल, तो उसके एग्जैक्ट पीछे क्या हो रहा होगा, करंट कैसे जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके पीछे वाला जो फेज़ होगा उसको बोलेंगे हम नॉर्थ पोल। ओके, इस चीज़ को इस चैप्टर में देर आर सर्टेन एरियाज़ वेयर आई नीड टू कम अप ऑनलाइन वीडियो में। आई ट्राई टू कंडक्ट अ वीडियो ऑनलाइन सेशन एज वेल, तो उसमें मैं आपको एक्चुअली में करके दिखा सकता हूँ कि ये वाला फेस साउथ पोल होगा और ये वाला फेस नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, सो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, बट उससे पहले उस ऑनलाइन क्लास को कंडक्ट करने से पहले वी नीड टू कवर अप द थियोरेटिकल पार्ट। तो थियोरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, राइट? ओके, सो तो अभी हमने जो कवर अप किया था वो था सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप में हमने क्या देखा कि अगर आप एक सर्कुलर लूप लेते हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न इनिशियली कर्व ही होता है बट सेंटर की तरफ स्ट्रेट होता है। और कोई भी एक सर्कुलर लूप लेते हो उसका मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आपको कहाँ मिलेगा, सेंटर में मिलेगा, क्योंकि देयर इज ओवर क्राउडिंग ऑफ फील्ड लाइन्स एंड दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन, राइट? देन इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ, द फर्स्ट थिंग इज वैल्यू ऑफ करंट को इंक्रीज़ कर दो तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। दूसरा, वायर के नियर रहोगे क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वायर के नियर रहोगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और तीसरा जो हमने ये देखा दैट इफ़ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स,
that if you increase the number of circular loops, the magnetic strength is going to increase. And finally हमने देखा था कि direction of magnetic field lines due to a current carrying circular loop can be calculated by clock phase rule. If the direction of current is clockwise, that phase will show south direction, and if the direction of current is anti-clockwise, that phase will be showing north direction. तो यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा. These are all very important concepts. पहले हमने सीखा about ओरेस्टेड, उसने कैसे एक्सपेरिमेंटेशन किया. फिर हमने सीखा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, जिसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे थे और जिसमें डायरेक्शन को निकालने के लिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल था, वो इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे अभी हमने सर्कुलर लूप के बारे में सीखा. ओके, सो इसको कवर अप कर लीजिएगा. मेक आउट प्रॉपर नोट्स. ऑलवेज बी विद द कॉन्सेप्ट. ऑलवेज रिवाइज द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियरली, अदरवाइज पाइल अप करोगे तो मुश्किल हो जाएगा. सो ऑलवेज सी द वीडियो वंस यू गेट the concepts of other video. So always recap things. Okay, so thank you so much. आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ. We'll carry out in the next part. Thank you so much everyone. Please take care of yourself.